रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संगीता को सजने संवरने का बड़ा शौक था। उसकी सूरत और सीरत दोनों ही साफ थी। बस अगर कोई कमी थी तो वो थी उसकी मोटी नाक। संगीता की नाक बहुत मोटी थी, जिस वजह से संगीता घर से बाहर जाने में भी शर्म महसूस किया करती थी। ऐसे ही एक दिन संगीता की माँ नीलम उससे बोलती है, अरे बेटी, तू कहीं बाहर नहीं जाती, किसी से नहीं मिलती, बस जब देखो अकेली रहती है। बेटा, जिंदगी ऐसे नहीं चलती, बाहर जा और दोस्त बना। माँ, मेरी नाक कितनी मोटी है, मैं बाहर जाती हूँ तो लोग मुझ पर हंसते हैं। लोगों की हंसी पर जाएगी तो जी नहीं पाएगी। जा बाजार से शाम के लिए सब्जियाँ ले आ। नीलम के जिद करने पर संगीता बाहर सब्जी लेने के लिए चली जाती है। सब्जियां लेकर वो जैसे ही अपने घर लौट रही होती है, तभी सामने से आते हुए पीयूष नाम के लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है। तो पीयूष बोलता है, देख कर नहीं चल सकती क्या? मुझसे टकराए तुम हो और डांट भी मुझे ही रहे हो। कितने बदतमीज हो तुम। भगवान ने तुम्हें शक्ल तो अच्छी नहीं दी, कम से कम बोलने की तमीज तो दे देते। कितनी बदतमीज हो तुम, हटो मेरे सामने से, आई बड़ी पकोड़े जैसी नाक वाली। इतना कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और संगीता उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। जिसके बाद वो सब्जी लेकर वापस घर लौटती है और अपनी माँ से कहती है, लो माँ, ले आई मैं सब्जी, पर अब मुझे फिर से कभी सब्जी लाने को मत कहना। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो तूने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? चुपचाप सुनकर क्यों आ गई? अब मैं किस किस का मुंह बंद करवाऊंगी। काश मैं पैदा ही नहीं हुई होती। बेटा, ऐसे नहीं कहते। देखियो, तेरे लिए भी कोई ना कोई परफेक्ट मैच बना ही होगा। नहीं माँ, मुझे कभी कोई नहीं मिलेगा। मैं हमेशा ऐसे ही अकेली रह जाऊंगी। हर किसी को बस मेरी मोटी नाक ही दिखाई देती है, मेरे गुण तो कोई देखता ही नहीं है। इतना कहकर संगीता अपने कमरे में जाकर वहाँ फूट फूट कर रोते हुए खुद से कहती है, भगवान, मैं ये नहीं कहती कि मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दो, पर कम से कम एक अच्छी नाक तो दे देते। भगवान, ये सब तूने मेरे साथ ही क्यों किया? आखिर क्या कसूर था मेरा? संगीता रोते रोते ही सो जाती है। जिसके बाद अगले सुबह उसकी माँ उसे जगाकर बोलती है, उठ नीलम, सुबह हो गई, नाश्ता कर ले और जल्दी से तैयार हो जा। आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सोने दो माँ, तुम भी जानती हो वो लड़का मुझे देख के मना ही कर देगा, जैसे अब तक 25 लड़कों ने किया है। बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। तू बच्ची नहीं है, क्या पता आज तेरी किस्मत बदल जाए और ये लड़का तुझे पसंद कर ले। संगीता नीलम की बात मानकर जल्दी से तैयार हो जाती है और लड़के वाले उसके घर पहुंचते हैं। लेकिन लड़का जैसे ही संगीता को देखता है, वो बोलता है, ये लड़की, मैं इससे कभी शादी नहीं करूँगा। एक तो ये लड़की बदतमीज है, ऊपर से उसकी नाक तो देखो, पकोड़े जैसी नाक है इसकी। बेटा, तुमको कोई हक नहीं है मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने का। वो जैसी भी है, दिल की बहुत अच्छी है और कभी किसी का दिल नहीं दुखाती तुम्हारी तरह। संगीता पीयूष की बातें सुनकर रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद पीयूष भी अपने घर लौट आता है। लेकिन पीयूष को अपनी गलती का एहसास होता है। जिसके बाद अगले दिन वो संगीता के घर जाकर उससे बोलता है, संगीता, देखो मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मेरी गलती है, पर मैं तुम्हें अपना हमसफर नहीं बना सकता। इट्स ओके, अब मैं मोटी नाक की हूँ तो हूँ। तुमने कुछ गलत नहीं बोला, बस सच को सच बोला और ये कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो माँ को मना ही किया था कि मेरे लिए लड़का मत देखो, ये तो उनकी ही जिद थी। कोई बात नहीं संगीता, तुम्हें कोई ना कोई लड़का तो मिल ही जाएगा। हर किसी के लिए उसका परफेक्ट मैच जरूर बनता है, पर हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और सॉरी, मुझे माफ कर दो मैंने जो किया। पागल से, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। संगीता और पीयूष रोजाना एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद वो कभी कभी मिलते भी हैं और साथ में समय बिताते हैं। एक दिन संगीता के मन में ऑनलाइन डेटिंग का ख्याल आता है और वो अपने मोबाइल पर अपने लिए एक डेट ढूंढने लगती है कि तभी उसका मैच किशोर से होता है और वो उसे मैसेज करती है। जिसके बाद वो दोनों घंटों बातें करते, लेकिन एक दूसरे को कभी भी अपनी पिक नहीं दिखाते। संगीता अब पीयूष से बात कम करने लगती है और सारा समय किशोर को देना शुरू कर देती है।
जिसके बाद कॉल पर भी वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और वहीं अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं कि तभी एक दिन संगीता किशोर को कॉल पर कहती है, किशोर, आज तक हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलने आओ। संगीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए। इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे एक बार देखो। अगर तुम्हें मेरी सूरत अच्छी लगे तो हम शादी कर लेंगे। संगीता, मैंने तुम्हें दिल से चाहा है, सूरत से नहीं। पर अगर तुमको मैं पसंद ना आया तो? ओहो किशोर, मैंने तुम्हें सीरत से चाहा है, सूरत से नहीं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। संगीता जिद करके किशोर को कॉल पर कहती है, देखो किशोर, मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे आज शाम को मिलने आओगे। संगीता प्लीज ऐसी जिद मत करो। शायद अभी हम दोनों इसके लिए तैयार नहीं हैं। बस कह दिया तो कह दिया। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। संगीता किशोर को एड्रेस सेंड कर देती है, जिसके बाद वो मन में सोचती है, यार किशोर तुझे पहली बार मिलेगा। अगर तुझे देखकर भाग गया तो एक काम करती हूँ, मुंह पर घूंघट डालकर जाती हूँ। संगीता तैयार होकर मुंह पर घूंघट डालकर चली जाती है और किशोर का इंतजार करने लगती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है, जिसके मुंह पर बड़ा सा मस्सा होता है। वो आदमी उसके पास आकर उससे बोलता है, संगीता, ये मैं हूँ किशोर। कैसी हो तुम? तुम किशोर हो, पर तुम तो। हाँ संगीता, ये मैं ही हूँ। पर तुमने कभी बताया क्यों नहीं? देखा, मुझे पता था जब तुम मुझे देखोगी तो देखते ही मना कर दोगी, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था। इतना कहकर किशोर जाने के लिए पीछे पलट जाता है कि तभी संगीता के मोबाइल पर पीयूष का कॉल आता है। संगीता, तुम बात क्यों नहीं कर रही आजकल? ना मिलती हो ना फोन उठाती हो। सुनो, मुझे तुमसे ये कहना था कि आई लव यू, और ये बात मैंने तुमसे जुदा होकर ही जानी है। पीयूष की बातें सुनने के बाद संगीता किशोर का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और पीयूष को कॉल पर कहती है, पीयूष, तुमने कहा था ना कि हर किसी के लिए उसका परफेक्ट मैच जरूर बना होता है। आज मुझे मेरा मिस्टर परफेक्ट मिल गया और वो है मेरा किशोर। इतना कहकर संगीता कॉल कट कर देती है और अपने सर से चुन्नी हटाकर किशोर से कहती है, तुम जैसे हो मुझे कबूल हो। क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? किशोर संगीता को गले लगा लेता है, जिसके बाद संगीता और किशोर खुशी खुशी अपनी परफेक्ट लाइफ को जीना शुरू करते हैं। मधु की बड़ी बहू कोयल बड़ी ही सुंदर थी और जितनी वो सुंदर थी उतने ही सुंदर थे उसके मोटे बाल। उसकी चोटी बहुत ही बड़ी और मोटी बना करती थी। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बहू शिप्रा सुंदर तो थी, मगर उसके बाल बड़े ही हल्के और पतले थे, जिसके कारण शिप्रा अपनी जेठानी से काफी ज्यादा जला करती थी। ऐसे ही एक दिन कोयल शिप्रा से कहती है, शिप्रा, अरे ओ शिप्रा, जरा मेरी मदद तो कर दो। क्यों जेठानी जी, मेरे बिना आपका कोई काम नहीं होता क्या? अरे तुम तो मेरी छोटी बहन हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई काम हो सकता है क्या? बस बस, काम क्या है वो बताओ। कंघी कर दो मेरी। वो क्या है, मेरे बाल बहुत मोटे हैं ना, तो मेरी चोटी मेरे से बनती नहीं है, तुम बना दो। हाँ हाँ, 2 कंघी अभी बना देती हूँ आपकी मोटी सी चोटी। मुझे सब पता है, कंघी करने के बहाने ना मुझे अपने लंबे बाल दिखाकर जलाती हो तुम। अरे अरे आराम से, मेरे बाल खिंच रहे हैं। ओहो, सॉरी दीदी। शिप्रा अपनी जेठानी की चोटी बनाने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी सास मधु आती है और गुस्से से कहती है, अगर तुम दोनों का श्रृंगार हो गया हो तो मुझे खाना मिलेगा आज। माँ जी, क्या करूँ, आपकी ये जो बड़ी बहू है, अब इसकी चोटी बनाने के लिए ही 4 लोग चाहिए। माँ जी, आपको पता है ना कि मेरे बाल कितने मोटे हैं, ये अकेले मुझसे संभलते ही नहीं है। अरे गंजा कर दूंगी तुझे एक दिन। इतने मोटे बाल लेकर खुद तो परेशान होती ही है, साथ में हमें भी करती है। हाँ हाँ, बात तो सही है, आप खुद को भी परेशान करती हो और हमें भी करती रहती हो। अरे तू तो चुप ही रह, समझी? तेरे सर पे बाल तो है नहीं तो तू क्या समझेगी? और मैं उसकी सास हूँ, इसलिए उसे डांट रही हूँ। तू देवरानी है, देवरानी बनकर ही रह। शिप्रा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही रात को कोयल और उसका पति आरव दोनों कमरे में साथ सो रहे होते हैं। तभी पंखे की हवा की वजह से कोयल के बाल बार बार आरव के चेहरे पर आ जाते हैं,
जिसके कारण उसको बहुत गुदगुदी महसूस होती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और नींद में कहता है, गंजा कर दूंगा तुम्हें मैं। क्या हुआ? तुम्हारे ये बाल बार बार मेरे मुंह पर आ रहे हैं। अरे तो क्या करूं? अपने बाल कहीं और रख दूं क्या? अरे तो बांध लो इनको। आपको तो पता है ना, बाल बांध के मुझे नींद नहीं आती है। तो फिर अकेले सो इस बेड पर। अच्छा सुनो तो। आरव तकिया लेकर बेड से चला जाता है कि तभी कोयल उससे बोलती है, हाँ हाँ, आपको तो बहाना चाहिए मुझसे दूर जाने का। अभी नो बीवी ओनली नींद, समझी? हाँ हाँ, आप तो यही चाहते हैं कि सारा दिन बाहर रहो और रात को आके अलग सो जाओ। तो क्या करूं बताओ तुम ही। क्या करूं फिर इतने मोटे बालों का? गंजी हो जाऊं तब आप मेरे साथ सोएंगे? अरे ऐसा नहीं है पागल, रात को कम से कम जूड़ा बना लिया करो बालों का। वो क्या है ना, जूड़ा बहुत हैवी हो जाता है, मेरे बाल बहुत मोटे हैं ना। सो जाओ शांति से, जब कुछ हो ही नहीं सकता तो। इसी तरह सुबह हो जाती है और कोयल अपनी सास और देवरानी के सामने आरव से बोलती है, सुनो जी, मुझे थोड़े पैसे दे दो, आज हेयर स्पा करवाना है ना। हाँ हाँ, सारे दहेज के पैसे तो इसी में निकलवा लेगी ये। अरे हेयर स्पा तो मुझे भी करवाना है। अब ये लो, अब इनको भी करवाना है। अरे हेयर स्पा के लिए हेयर होना जरूरी है। माँ जी अब तो हद ही हो गई, जब देखो तब आप मुझे ही बोलती रहती हैं। अरे तो सच्ची बोलती हूँ। वैसे भी तेरे पास बाल तो है नहीं, जो 2-4 बाल बचे हैं उसे भी तू चैन से सांस नहीं लेने दे रही। अगर टूट के तेरे हाथ में आ गए ना तब पता चलेगा तुझे। अरे नहीं देने तो मना कर दो ना, जब देखो तब ताना ही देती रहती हो बालों को लेकर। अरे बस बस, आप दोनों बाद में लड़ लेना, पहले आरव जी मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। ये लो कार्ड, शाम को दे देना। अरे वाह मेरे बेटे, सीधा कार्ड ही थमा दिया बीबी को। लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है अपनी बीबी पर। हाँ माँ, इसका हेयर स्पा लेना बहुत जरूरी है और मुझे मेरी बीवी के ये काले लंबे बाल बहुत पसंद है। कोयल घर के सारे काम खत्म करके हेयर स्पा लेने के लिए चली जाती है और शिप्रा मन ही मन कोयल से जलती रहती है। ऐसे ही एक दिन शिप्रा भी अपने पति महेश से बोलती है, सुनिए जी, मुझे अपने बालों पर कैरेटिन और हेयर स्पा दोनों करवाने हैं, ताकि मेरे बाल भी कोयल जेठानी जी की तरह लंबे, घने और सुंदर हो जाए। तो जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिए। ओह, तो आपको भी हेयर स्पा लेना है? मैडम हेयर तो है नहीं आपके, फिर आप क्या करेंगी ये करा के? पैसे देते हो या नहीं? अच्छा बाबा, ये लो। महेश उसे पैसे दे देता है और शिप्रा एक सलून में जाती है और अपने बालों पर केमिकल ट्रीटमेंट करवा लेती है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और शिप्रा आए दिन अपने बालों पर महंगे महंगे केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती है। उसको ये सब करता हुआ देखकर एक दिन कोयल और उसकी सास उससे बोलते हैं, शिप्रा ये सब क्या है? तुम जब देखो सलून में रहती हो, बाल खराब हो जाएंगे तुम्हारे। ओहो, तो जलन होना शुरू भी हो गया आपको तो जेठानी जी। क्या जलन? हाँ सही तो कह रही हूँ बहू, एक दिन जो बचे हुए बाल है ना वो भी नहीं रहेंगे। माँ जी, मुझे आपकी और जेठानी जी की किसी की बातों की कोई जरूरत नहीं है। अरे पागल, माँ जी सही बोल रही हैं, इससे तुम्हारे बाल और खराब हो जाएंगे। तुम जितना नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करोगी तुम्हारे बाल उतने बेस्ट होंगे। जो होगा मेरे साथ होगा ना। आप दोनों क्यों चिंता में मरे जा रही हैं? अरे मुझे नहीं चाहिए किसी की भी सलाह, समझिए आप। शिप्रा ना तो कोयल की बात समझती है और ना ही अपनी सास की। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे शिप्रा के बाल बहुत ही ज्यादा झड़ने लगते हैं। शिप्रा शीशे के सामने खड़ी होकर अपने गिरे हुए बालों को देखकर खूब रोती है, मगर किसी को बता नहीं पाती। इस तरह अपने बाल टूटते और कम होते देखकर उनको छुपाने के लिए शिप्रा अपने सर पर पल्लू रखने लगती है। धीरे धीरे उसके बाल और भी ज्यादा गिरने लगते हैं। अब उसका गंजापन साफ नजर आना शुरू हो जाता है, जिसे ठीक करने के लिए वो बहुत बड़े सलून में जाती है और बहुत महंगा केमिकल ट्रीटमेंट करवाकर घर लौटती है। और कुछ ही दिनों में उसके सर के सारे बाल गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर वो पागलों की तरह रोने लगती है। और उसके रोने की आवाज सुनकर कोयल और उसकी सास उनके कमरे में आते हैं और शिप्रा का गंजापन देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी कोयल उसको चुप करवाते हुए बोलती है, हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। तुमसे शिप्रा मैंने पहले ही कहा था,
कि आज नहीं तो कल तुमको ये दिन देखना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप दोनों की बात नहीं सुनी, तभी मुझे आज ये दिन देखने को मिला है। वाह, मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। अब हो गई ना तू गंजी। आखिर कब से तुझे यही बात समझा रही थी मैं। और कर ले बड़ी बहू की तरह अपने बाल। अरे उसके बाल तो नेचुरल है। अगर इतने महंगे महंगे शैम्पू से बाल मोटे होते तो बात ही क्या होती। मगर अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। माँ जी, आप मुझे ताने ही मार लो। माँ जी, मैं बात करती हूँ, आप रहने दीजिए। हाँ हाँ, तू ही कर बात। तुम चिंता मत करो, जैसे मैं बताऊँ तुम बस वैसे ही करना। कोयल शिप्रा को कुछ घरेलू उपाय बताती है और शिप्रा भी उसके कहे अनुसार ही अपने बालों की केयर करती है। इसी तरह कुछ ही महीनों के बाद शिप्रा के बाल पहले से भी अच्छे आने लग जाते हैं और अब धीरे धीरे उसके बाल काले और लंबे होते हैं और उसकी भी मोटी चोटी बनना शुरू हो जाती है। और जिसके बाद तीनों सास बहू मिलकर केमिकल प्रोडक्ट्स को हमेशा के लिए छोड़कर नेचुरल चीजों को यूज करना शुरू कर देती हैं और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। रोहित अपनी बीवी नैना को बाइक पर बिठाकर घर ला रहा होता है कि तभी वो बाइक को साइड में रोककर अपनी बीवी से बोलता है, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं? गाओ ना, मेरा फेवरेट दाना दाना तीत है। ठीक है। नैनो की जो बात नैना जाने हैं, सपनों के राज तो नैना जाने हैं। दिल की बातें दिल। बत लाने दो, जब तक आप गाने थी 8 लाइन खत्म कर लेंगे ना तब तक तुम दल पहुंच देंगे। तो तुम बोलना क्या चाहती हो? तुम हो ही अतले, ताने थी तो बात है। और तुम भी तो तोतली हो। अगर छोटे पे ही चिड़िया का झूठा पानी पिया होता तो आज तोतली न होती। चलो, मैंने तो तिलिया का दूधा पानी नहीं पिया, पर तुम बताओ ना, तुम्हारी गाड़ी इतना रुक रुक करके चलती है। नैना की ये बात सुनकर रोहित को गुस्सा आ जाता है और वो एक बार फिर से अपनी बाइक को स्टार्ट करके उसे घर ले जाता है। उसे ऐसे गुस्से में देखकर नैना की सास किरण उससे बोलती है, करमजली, अब तूने ऐसा क्या कर दिया जो मेरा बच्चा गुस्से में है? मैंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने इतने अच्छे गाने की दद्दियाँ उड़ा दी। मैंने तो बस इनको दाना दाने से मना दिया था। इतना बोलकर नैना मुंह बनाकर घर के पास वाले गार्डन में जाकर बैठ जाती है कि तभी कुछ गुंडे वहां आकर उसे कंबल में लपेटकर अपने साथ एक खंडर में ले जाते हैं, जहां वो उसके हाथ पैर बांधकर उसे बिठा देते हैं। उसमें से एक गुंडा उसकी आंखों की पट्टी खोल देता है और फिर गुंडे को देखते ही नैना उससे बोलती है, अले तुम तो गुंडे नहीं गुंदी हो, गुंदी। हाँ, हम दुंदे नहीं दुंदी है, दुंदी। और मेरा नाम है तोता और ये है दुंदी डोन, इनका नाम है तोयल। मैं तोती गुंदी हूँ, क्या समझी? अत्था इंदी अपुन से दलता है क्योंकि अपुन का नाम तोयल है, तोयल। अले वाह, पूरा शहर दलता है तुमसे। फिर तो मेरे तातू माँ और मेरे पति भी दलेंगे तुमसे। बढ़िया है, चलो जल्दी से उन दोनों तो भी यहाँ बुला लो। तुम्हारा नाम तोता है और तुम्हारा नाम कोयल है, तो तुम दोनों तोतले हो मेरी तला। तुम्हारी आवाज तो मीठी मीठी होनी चाहिए थी ना। ए तुप्तर, दादा तबार दबार नहीं तलना, थमदी तलब जल्दी दे नंबर दे पे पति था। नैना खुशी खुशी उन गुंडियों को रोहित का नंबर दे देती है। गुंडी तुरंत रोहित को फोन करके उससे बोलती है, हेलो तियाने, अपनी बीवी ते प्यार तलता है ना तो जल्दी ते ठंडाले वाले ठंडल में आदा, नहीं तो तेली बीवी ते नाम ते आदे लगेगा स्वर्गवासी। क्या ठंडा? दीदी, उसको अपने पास ही रख लो और आप चाहो तो उसके नाम के आगे तो क्या उसके नाम के पीछे भी स्वर्गवासी लगा देना। बहुत तंग करती है वो मुझे। रोहित की बातें सुनकर गुंडी डॉन अपने हाथों में फोन ले लेती है और उससे कहती है, क्यों बे, तेरे को तेरी बीबी ते प्यार नहीं?
पर माते तो है। माँ से तो बहुत प्यार है। ठीक है, अगर तू कल तीत लात नहीं लेकर आया ना तो तेरी माँ को मैं उतवा लूंगी, समझा। और ये कहता पति है तेरा जो तुझसे प्यार भी नहीं करता। अपनी माँ का नाम सुनते ही रोहित डर जाता है और अगले ही दिन पैसों का इंतजाम करके अपनी माँ के साथ खंडाला वाले खंडर में पहुँच जाता है और फिर बोलता है, पहले मेरी बीवी माँ को मुझे सौंपो, तभी पैसे दूंगा। हमने तेरी बीवी तो पतला है, तेरी माँ तेरे पीते है। चल बैठ दे। अरे पहले मेरी बहू तो दे। ए बुलिया, तू हमारे सामने त्यानी बनेगी, अब भी यही तेरा भेदा तोड़ दूंगी मैं, समझी। अले आप तब तो दलत प्रेमी होली है, मैं तो बचपन से ही तोतली हूँ और अतली भी। अले अले मेरा तानदान ही तोतला है, इसलिए मैंने बहू भी तोतली ढूंढी है। पर तेरा बेटा तो तोतला नहीं है। वो तो मैं मायते वाले तानदान की बात कर रही हूँ, ये तो मेरा ततुलाल का है। अरे मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज मेरा हाथ तोड़ दो ना। ए तू अपना ये फिल्मी नाटक ना बंद कर और तू उनको उनकी बहू दे और उनसे बैग ले। गुंडी बिल्कुल ऐसा ही करती है और पैसों का बैग लेकर नैना को उनके हवाले कर देती है। नैना, रोहित और उसकी सास वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी नैना उनके पास आकर बोलती है, अले तू ता गुंदी बने दी तोमर, हमें ऐसे ही दाने दे लिया। अले कम से कम एक बार पैसे तो तय कर ले। इतना बोलकर नैना एक बार फिर से अपनी सास और अपने पति के साथ जाने लगती है कि तभी तोता और कोयल पैसों का बैग खोल कर देखते हैं जिसमें पैसों के बदले ब्लैंक पेपर्स रखे होते हैं। ये देखते ही कोयल उनको रोकने के लिए बोलती है तो तोता तुरंत उनके आगे बंदूक लेकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर नैना खुशी से बोलती है, एक गुंदी दोन, इस गुंदी तक को तीक ले, देख ले इसने कितने एक्शन से रोका है हमें। नैना, ये क्या कर रही हो? तुम करो आप दोनों तो बैठे भी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते और आप दोनों से अति तो ये गुंदिया है। मादी, आप तो पता भी है इन्होंने मुझे टमोटा और चाउमीन भी खिलाए और मेरा फेवरेट गाना भी गाया। अले तो तुप्तल दुंदी तोयल, एक लात बहुत कम होते हैं पैसा जमा करने के लिए, लात को बैंक बंद होता है ना। और आपको तो पता है ना कि बैंक का प्रोसेस कितना लंबा होता है। रोहित की बातें सुनकर तोता उन्हें 3 दिन का टाइम देकर जाने की इजाजत दे देती है, जिस पर एक बार फिर से नैना अपने सर पर हाथ रखकर नीचे बैठ जाती है और उनसे कहती है, ता गुंदी, तुम भी आती हो। अले अगर तुम दोनों हम तीनों तो दाने दोगी तो क्या गारंटी है कि मेरा पति पैसे लेके वापस आ जाएगा? बोलो बोलो। बहुत ये सही बोल रही है। तो एक काम तलो, इत बुलिया और इसकी बीबी को यहीं पे रख लो और इस लड़के को दाने दो पैसों का इंतजाम करने के लिए। कोयल, तोता, मेरी माँ को छोड़ दो, उनके बदले मुझे रख लो। नहीं तोता, अगर तुमने इनमें से किसी को भी याद रखा ना तो मैं तली दाऊंगी। अले वाह, तू यहाँ लेते तले अल मैं अपने बेटे ते ताज मिलते पैसे का इंतजाम करूँ। तोता, तू अब माँ बेटे तो लत ले, अल पैसे का इंतजाम ये तले दी। उन तीनों को आपस में एक दूसरे से लड़ता देखकर तोता उनके आगे हार मान जाती है और वो तीनों को छोड़ देती है। दोनों सास बहू बाहर आकर भी कार की फ्रंट सीट पर बैठने के लिए लड़ने लगती है, पर गंदी सीट देखकर नैना अपनी सास को बैठने देती है। किरण के बैठते ही नैना उससे कहती है, अले तातुमा, सीट ताप कर लो, ताप। ताप, अले ताप। मैं बोल रही थी सीट साफ कर लो, साफ। अब तो साफ हो गई, अब तो मैं ही बैठूंगी। हाँ तो अब तोतली तई बेदा। इतना बोलकर नैना तुरंत कार की फ्रंट सीट पर बैठ जाती है और किरण ना चाहते हुए भी पीछे बैठती है और उन दोनों सास बहू को लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है और इस तरह एक साथ लड़ते झगड़ते वो लोग खुशी खुशी फिर से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये तोतली बहू और हकले पति की कहानी?
क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा परिवार? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।